हे ईश्वर, गला ठीक कर दो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस एवरीवन। क्या हुआ, ये पॉज क्यों हो गई मैं? ठीक है ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जो वो 8 क्वेश्चंस बचे थे वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट के 10 मिनट्स में उसके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग में तो अभी लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं, बाद में उसके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। एक बारी हम क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने कल पढ़ा था, और फिर बेटा आज हम आपको ना कल जो पढ़ा था उसकी पहले एक एनिमेशन दिखाएंगे और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ऑफ मसल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सार्कोमियर के बारे में पढ़ेंगे, मायोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी शायद हम पढ़ेंगे अगर हमारा टाइम अलाउ हमें करेगा तो। ठीक है, सबसे पहले बेटा हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। क्विक रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्विक रिवीजन करते हैं एक बारी, ठीक है? तो हमने पिछली क्लास में बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यार फैन स्पीड को कम करो, यस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। मूवमेंट का मतलब था सिंपल चेंज इन पोस्चर, एंड एनी चेंज इन पोस्चर जिसकी वजह से चेंज इन पोजीशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। क्या हर मूवमेंट से लोकोमोशन होती है? नहीं। पर क्या हर लोकोमोशन मूवमेंट होती है? हाँ। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सिर्फ वही मूवमेंट जिससे पोजीशन चेंज हो जाए वो लोकोमोशन होगी। बहुत सारी मूवमेंट और लोकोमोशन को करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, बल्कि रिलेटेड स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। जैसे आपने पैरामीशियम में सीलिया पढ़ा, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। आपने अलग अलग टाइप की मूवमेंट पढ़ी बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया की मदद से चेंज करता है अपनी शेप को। प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीम एक फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे आपकी बॉडी में भी WBCs, आपके मैक्रोफाजेस भी बेटा, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफाजेस भी एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं बाय स्यूडोपोडियल एक्सटेंशंस। आपकी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में, जैसे कि ट्रेकिया में, जैसे कि ब्रोंकियोल्स में। आपकी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट होती है, आपकी लिम्ब्स की मसल, लिम्ब की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, फेशियल मसल मूवमेंट, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट, जैसे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में टेल की जो मूवमेंट होती है दैट इज फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है? फिर हमने क्या बोला बेटा, हाँ, हाइड्रा का भी एक एग्जांपल पढ़ा था कि उनमें टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स उनको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर है। फिर हमने मसल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आप अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो आपने मस्कुलर टिश्यू तीनों टाइप को क्लासिफाई किया था बेटा, उसको थोड़ा सा देख के आना। आपने देख लिया होगा, जब भी आप इसका पेपर दोगे बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आपको टाइप ऑफ मसल्स हमेशा पढ़ने हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर, जिसको मैंने कल आपको रिवाइज भी करा दिया था, और डिटेल में तो बेटा उस चैप्टर में हमने पढ़ा ही है। मसल्स की बात करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शंस की बात करेंगे, जिसको हम चैप्टर में आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हाउ मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल। लेकिन कल हमने मसल की एक सेक्शन देखा था और स्केलेटल मसल का सेक्शन देखा था बेटा। जब आप स्केलेटल मसल को देखते हो उसकी एनिमेशन भी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन जैसे आपने एक स्केलेटल मसल का बेटा सेक्शन बनाया तो आपने देखा बेटा स्केलेटल मसल में कि एक कंप्लीट मसल है, एक कंप्लीट मसल है बेटा, कंप्लीट मसल, कंप्लीट होल मसल, होल मसल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे आप बोलते हैं पेरीमाइसियम, सॉरी एपीमाइसियम, EPE, एपीमाइसियम, अराउंड द होल मसल द कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आपको मसल बंडल्स दिखते हैं जिन्हें आपने बोला था फैसिकल्स, द मसल बंडल्स।
मसल बंडल के अराउंड भी आपको एक कनेक्टिव टिश्यू दिखती है, दिस इज कॉल्ड एज बेटा पेरीमाइसियम। फिर आप एक मसल बंडल को जूम करके देखते हैं, एक मसल बंडल को जूम करके देखते हैं, एक फैसिकल को जूम करके देखते हैं, तो ये एक फैसिकल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू बेटा, दिस इज पेरीमाइसियम, दिस इज पेरीमाइसियम। और एक मसल बंडल के अंदर आपको मसल फाइबर्स दिखते हैं, और ये मसल फाइबर्स के अराउंड भी आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखती है, दिस इज एंडोमाइसियम, दिस इज एंडोमाइसियम। फिर आपने इसको भी जूम करके बनाया, मसल फाइबर जो कि मसल की सेल होती है, एनाटॉमिकल यूनिट होती है। जब आप एक मसल फाइबर को अंदर से देखते हैं तो इनमें फर्दर होती है मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट। एक मसल के अंदर है बेटा मसल बंडल्स, मसल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है एपीमाइसियम, मसल बंडल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है पेरीमाइसियम, मसल फाइबर के अंदर अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है एंडोमाइसियम, और उसके अंदर फिर आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं मायोफिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं बेटा, ठीक है। ये जो मसल फाइबर है यही मसल की यूनिट भी होती है, और क्या बोलते हैं मसल के सेल्स भी होते हैं। और मैंने आपसे कहा था ये जितने भी मसल बंडल्स होती हैं इनके बीच बीच में भी एक कोलाजिनस सब्सटेंस होता है, जिस कोलाजिनस सब्सटेंस को बोला जाता है फेशिया। फेशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑल द मसल फाइबर्स, मसल बंडल्स इन पोजीशन। मसल बंडल्स के बीच बीच में ये सब्सटेंस भरा हुआ है, जिस कोलाजिनस सब्सटेंस को तुमने फेशिया बोला। हमने यहीं तक पढ़ा था बेटा, यस हमने यहीं तक पढ़ा था बेटा। मैं इसकी एक एनिमेशन आपको दिखाती हूं, फिर हम मसल फाइबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो मसल फाइबर दिखती है ना बेटा, ये मसल फाइबर कैसी दिखती है, इसके अंदर ये जो मायोफिलामेंट्स है, मायोफाइब्रिल्स है, ये कैसे अरेंज होते हैं, इसको एक बारी बेटा हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस करें। जरा लाइट को बंद कर दिया जाए बेटा, जरा लाइट को बंद कर दिया जाए। वैसे तो आई होप कि तुम्हें ऑलरेडी समझ आ गया होगा, इतनी कोई इट इज नॉट अ बिग डील। मेरे को लगता है कि तुम्हें वैसे ही समझ में आ गया होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अभी देखो ये क्या है बेटा, दिस इज अ मसल, मसल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू दिखेगी, दिस इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम, ध्यान से देखना। और इस कंप्लीट मसल के अंदर ये जो छोटी छोटी यूनिट्स दिख रही है इसे आप मसल बंडल्स बोलते हैं, मसल बंडल्स यानी कि फैसिकल्स, ठीक है भाई। हाँ, अब एक फैसिकल को जूम करके दिखाया है, फैसिकल या फैसिक्यूलाई। जब एक फैसिकल को जूम करके देख रहे हो तो फैसिकल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है पेरीमाइसियम, और फैसिकल्स के अंदर बेटा छोटे छोटे क्या है मसल फाइबर्स, क्या है छोटे छोटे मसल फाइबर्स। हाँ चलो चलो दौड़ लिए तुम, खूब दौड़ लिए। चलो अब मसल फाइबर को जरा देखिए बेटा, मसल फाइबर के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है जिसे एंडोमाइसियम बोलते हैं। और जब मसल फाइबर के अंदर तुम झांक के देखोगे, अब मैं सार्कोलेमा आज तुम्हें बताऊंगी, अभी तुमने सार्कोलेमा नहीं पढ़ा है। जब मसल फाइबर को तुम अंदर से देखोगे तो उसके अंदर जो फर्दर यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स होती है मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स, जिसके बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये रहे मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स, कितना सुंदर है। तो जैसा आपने पढ़ा बिल्कुल वैसा ही नहीं है ये, इसको अभी हम पढ़ेंगे एक्टिन और मायोसिन। तो कितना कितना ज्यादा इजी। आप मुझे बताओ क्या यही चीज बेटा तुम इमेजिन कर पाए कि हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था। मजेदार सा है कुछ, ये एग्जैक्ट डायग्राम है, ये एग्जैक्ट डायग्राम। कंप्लीट मसल, मसल बंडल्स, मसल फाइबर्स, मायोफिलामेंट्स, राइट, इजी, ठीक है ना। तो दिस इज जस्ट अ सपोर्ट, ये एक सपोर्टिव एनिमेशन है, बट आई एम श्योर तुम्हें वैसे समझ में आया होगा जैसा कल हमने पढ़ाया था। आई होप तुमने इमेजिन सही किया हो। आप बस अपने आप को ये देखो कि क्या आपने इमेजिन सही किया था या नहीं, जैसा हमने कल की क्लास में पढ़ा था और तुमने जैसा इमेजिन किया था कि एनिमेशन में वैसा ही देखने को मिला या नहीं। यस एवरीवन, यस एवरीवन, डन 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 डन, यस पानी शुरू करें। यस एवरीवन शुरू करें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए
अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग, सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे बेटा आज का टॉपिक। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे आज का टॉपिक। जहां ना ये बंडल बनाया हुआ है मसल बंडल, एक बारी इस टॉपिक को निकालो, एक बारी इस टॉपिक को बेटा निकालो, इस पेज को निकालो, यहां से कंटिन्यू करते हैं हम, है ना। Let us examine the skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction। बोला कॉन्ट्रैक्शन को अगर समझना है तो हम एक बारी स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक बारी समझते हैं। Each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundles or fascicles held by a common collagenous connective tissue called as the fascia। बोला हमारे मसल्स में, हमारे मसल के अंदर मसल बंडल्स होती हैं, फैसिकल्स होती हैं, जो एक कनेक्टिव टिश्यू, एक कोलाजिनस सब्सटेंस से हेल्ड होती है अपनी पोजीशन पर, जिसे आप फेशिया बोलते हैं। जब आप हर एक मसल बंडल को देखेंगे, ईच मसल बंडल इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। अब एनसीईआरटी के इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से तो वो क्वेश्चन देंगे। इन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है बेटा मसल का, और इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये एक मसल बंडल है, ये दूसरी मसल बंडल है, ये तीसरी मसल बंडल है। ऑफ कोर्स इन्होंने मसल के अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व्स, ये सारी चीजों को भी दिखाया हुआ है। ब्लड कैपिलरी जैसे आपको दिख रही है। ऑफ कोर्स बेटा आपकी मसल फाइबर, जो मसल की सेल है, उसके अराउंड आपको अच्छी खासी ब्लड सप्लाई दिख रही है, क्योंकि मसल इज अ सेल। तो सेल को सरवाइव करना है, सारी चीजें चाहिए, तो उसको बेटा ब्लड सप्लाई तो चाहिए। उसके अराउंड आपको ब्लड वेजल्स दिख रही हैं। ये मसल के बंडल्स है जिन्हें आप फैसिकल्स बोल रहे हो। मसल के बंडल के अंदर बेटा ये गोल गोल जो दिखाया हुआ है, ये मसल की सेल है, यानी कि मसल फाइबर है। एक मसल फाइबर को आप जूम करके देखो, इस तरीके से दिखाया हुआ है, दिस इज द मसल की सेल, मसल फाइबर। सार्कोलेमा में अभी आपको बताऊंगी कि सार्कोलेमा क्या होता है। और मसल की सेल के अराउंड ये ब्लड वेजल्स दिखाई हुई हैं बेटा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी सेल है, अच्छी खासी ब्लड सप्लाई उसके अराउंड होगी, तो इसके अराउंड बेटा ब्लड वेजल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द सार्कोलेमा। ये बात मैं आपको बताऊंगी एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। जैसे सेल, किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लाज्मा लेमा बोलते हो, वैसे ही मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा बोलते हो। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसे एक्सोलेमा बोलते हो। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसे एक्सोप्लाज्म बोलते थे। मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म बोलोगे। सिंपल मसल के लिए सार्को वर्ड यूज किया, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो जैसे नर्व सेल है, न्यूरॉन नर्व सेल, तो उसमें एक्सॉन के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसे तुमने एक्सोलेमा बोला था। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसे तुमने एक्सोप्लाज्म बोला था। वैसे ही मसल फाइबर के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा बोलोगे, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसे सार्कोप्लाज्म बोलोगे। अभी पढ़ाऊंगी तुम्हें, डोंट वरी, लिखवाऊंगी भी, पढ़ाऊंगी भी। अब इसे छोड़ो, पहले लिख ही लेते हैं, पढ़ाई लेते हैं, उसके बाद बेटा इसकी बात करेंगे। तो क्विक रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे ना बेटा, अब हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि हम मसल फाइबर को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। आज तुम्हें यह भी अभी बेटा फील होगा कि क्यों डार्क और लाइट बैंड्स हमें दिखते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कृपया करके अपना फोकस इधर उधर ना भटकाएं और बिल्कुल ध्यान से बेटा स्क्रीन की तरफ देखें और कान खोल के चीजों को सुने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूं। आपने इस तरीके से एक मसल फाइबर को बनाया ना बेटा, ऐसा, मैं इसको बड़ा करके भी बनाऊंगी, पर पहले हमें वैसा बनाना पड़ेगा जो तुमने अभी अभी पढ़ा है। सिलिंड्रिकल होती है हमारी मसल फाइबर, चाहे वर्टिकल बना लो चाहे हॉरिजॉन्टल बना लो। जब आप बेटा डायग्राम बनाते थे मसल फाइबर की तो तुम ऐसे बनाते थे ना, स्केलेटल मसल फाइबर सिंसीशियम होती है, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, तो तुम ऐसे बनाते थे। अभी मैं एक सिंगल मसल फाइबर को बना रही हूं और हॉरिजॉन्टल बना रही हूं, ठीक है, ऐसे वर्टिकल नहीं बना रही हूं। जब तुम इस मसल फाइबर को देखोगे तो आपको इसके अंदर ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें अभी आपको डिटेल में पढ़ना है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अभी आपको बेटा डिटेल में पढ़ना है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अभी आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी।
इसको ना हटा दो, बहुत घिचपिच हो जाएगी नहीं तो। सॉरी, नहीं, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ। ये जो मैंने ग्रीन और पिंक कलर से बनाए हुए हैं ना, यही आपके मायोफिलामेंट्स है या मायोफाइब्रिल्स है। अगर आप अपने बेटा मसल फाइबर को देखो तो मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज होती हैं ये मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। कुछ थिक होती हैं, कुछ थिन होती है, जिसको डिटेल में पढ़ाएंगे हम अभी आपको, ठीक है। आपके एक मसल फाइबर के अंदर ऐसे पैरेलली अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है एग्जैक्टली अभी मैं बताऊंगी। जो ग्रीन और पिंक कलर से आपने बनाई हुई है, येलो वाली क्या है सब बताऊंगी। फिलहाल इसके अंदर तुमने देखा था ना मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स थी। इसी को थोड़ा जूम करके बनाते हैं। अगर इसी को थोड़ा और जूम करके अगर बनाना चाहो, जूम्ड वर्जन, वैसे तो इतने से काम चल जाएगा क्योंकि बेटा डिटेल में बनाने के लिए हमें पूरे इनको ना अलग से बनाना है, इसके अंदर के सारे स्ट्रक्चर को। चलो फिर भी बना लेते हैं एक बार, इसका बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक मसल फाइबर है। मुझे बताओ मसल फाइबर के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ी थी तुमने, कौन सी कनेक्टिव टिश्यू? मसल फाइबर के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू थी वो कौन सी कनेक्टिव टिश्यू थी? मसल फाइबर के अराउंड ये जो मैं येलो कलर से बना रही हूं कनेक्टिव टिश्यू, ये कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है? क्या इसे एंडोमाइसियम कह सकते हैं? ऑफ कोर्स दिस इज एंडोमाइसियम। तो मैं ये येलो कलर से जो कनेक्टिव टिश्यू बना रही हूं, क्या इसे एंडोमाइसियम लेबल कर दूं? द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द मसल फाइबर कह सकते हैं। इन द सेम वे जैसे मैंने आपको बोला मसल फाइबर एक मसल की सेल है, तो अगर ये मसल की सेल है तो बेटा मसल की सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे आप क्या बोलेंगे? एक तो बेटा बोर्ड इतना ग्लिच करता है ना, क्या बताऊं यार। हाँ, ये जो बेटा आपकी मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्या इसे मैं सार्कोलेमा बोल सकती हूं? एक तो यार, हाँ, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे बेसिक्स आगे भी आपको काम आएंगे जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में पढ़ोगे। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आपके मसल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? मसल के सेल के अंदर सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म। किसी को यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? एंडोमाइसियम द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल फाइबर, सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर एंड सार्कोप्लाज्म इज द sarcolemma is the plasma membrane of muscle fiber and sarcoplasm is the cytoplasm of beta muscle fiber, ठीक है। वैसे एक अतिरिक्त ज्ञान है आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, जो आपकी मसल फाइबर्स होती है ना, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे फोल्डेड होती हैं और ये बनाती हैं टी टिब्यूल्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये अतिरिक्त ज्ञान है। चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो यू कैन कंप्लीटली स्किप, आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे फोल्ड्स बनाए हुए ना बेटा, ये कहलाते हैं टी टिब्यूल्स। क्या कहलाते हैं? टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स है क्या? टी टिब्यूल्स होते हैं बेटा फोल्ड्स ऑफ सार्कोलेमा। फोल्ड्स ऑफ सार्कोलेमा। दिस इज अतिरिक्त ज्ञान। दिस इज अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है। यस एवरीवन, अब बेटा इस सेल के अंदर की बात करते हैं। इस सेल के अंदर ना तुम्हें
एक तो ये मायोफिलामेंट्स दिख रहे हैं जो पैरेलली अरेंज्ड है, कुछ आपको ऐसे पतले वाले फिलामेंट्स दिखेंगे। अब इन्हीं को बेटा हम बनाएंगे अभी ना डिटेल में, इन्हीं को अभी हमें डिटेल में बनाना है। इस तरीके से ये जो अरेंज्ड है ना बेटा, इस तरीके से ये जो अरेंज्ड है, और इनकी ही अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि आपको स्ट्राइएशंस दिखती है, डार्क और लाइट बैंड्स नजर आते हैं। अब मैं देखो कुछ को तो मोटा बना रही हूं ऐसे, कुछ को तो मैं ऐसे मोटे मोटे बना रही हूं बेटा, देखो थिक फिलामेंट्स होते हैं ये। धीरे धीरे करके ना टॉपिक और बेटर रिलेट करता जाएगा। आपको इसी चीज को पूरे क्लास में आज पढ़ना है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से पढ़िए, ठीक है। ये जो आपको इस मसल फाइबर के अंदर पिंक और ग्रीन कलर से मैंने बनाई हुई है ना चीजें, इसे मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल बोला। और जैसा आपको नजर आ रहा है ना बेटा, जैसा आपको नजर आ रहा है, इनकी शक्ल सूरत जरा देखो, आपको जो पतला नजर आ रहा है वो पतले ही फिलामेंट्स होते हैं, इनको बोला जाता है थिन मायोफिलामेंट, क्योंकि ये थिन है भाई, क्योंकि ये थिन है। किसके बने हुए होते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगी। ये देखो भाई, अपने मर्जी से ही हो गया यार, ये अलग ही है भाई, क्या करें बेटा इस बोर्ड का ना। अब ये कहां से यहां आ गया, ये यहां कैसे आ गया। चलो, बोर्ड इतना ग्लिच कर रहा है, और इसे बोलते हैं बेटा थिक मायोफिलामेंट। जो आपको थिक दिख रहा है वो थिक फिलामेंट है, जो आपको थिन दिख रहा है वो थिन मायोफिलामेंट है। मैं इन्हीं के बारे में आपको अभी डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो फिलामेंट्स है ना बेटा, ये आप जैसे एक्चुअल में बोर्ड में देख रहे हो ना, एक्चुअल में वैसा नहीं है, समझो मेरी बात को। देखो मैं आपको समझाती हूं, क्योंकि ना तुम इसको अभी बिल्कुल ही ना गलत इमेजिन करते हो। मैं अभी आपको समझाती हूं कि जैसे तुम सोच रहे हो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। अभी समझना मेरी बात, देखो देखो, ये आपका मसल फाइबर है, ये आपका मसल फाइबर है। इसमें जो आपको ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं ना बेटा, वो कैसे अरेंज होते हैं, जैसे एक यहां है, 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 एक यहां है। क्योंकि ये बेटा 3D डायग्राम तो है नहीं, 3D मॉडल तो है नहीं, इसकी भी मैं आपको एनिमेशन दिखा दूंगी अगर आप मेरे को मिले इसकी एनिमेशन। ये ऐसे नहीं कि सीधा सीधा अरेंज्ड है, समझ रहे हो, बट ये पैरेलल है। जैसे आप समझो बेटा कि ये एक थिन फिलामेंट हो गया, या ये एक थिक फिलामेंट हो गया, फिर ये थिन है, फिर ये थिन है, फिर ये थिन है, फिर ये थिन है, फिर ये थिन है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस, आप मेरी बात समझ रहे हो। वैसे मैं आपको एनिमेशन दिखा दूंगी कि कैसे अरेंज होते हैं एग्जैक्टली। अभी आप ऐसे ही बनाओ, अगर मेरे को एनिमेशन मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि ये बेटा 3D नहीं है, तो मैं आपको 3D तो यहां पे बोर्ड पे बना के नहीं दिखा सकती ना। यस, समझ गए। अभी आप सिर्फ ऐसे अंडरस्टैंडिंग रखो कि कुछ पतली फिलामेंट्स दिख रही हैं जो थिन मायोफिलामेंट्स है, कुछ मोटी फिलामेंट्स दिख रही है जो थिक मायोफिलामेंट है, और ये मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये पैरेलली अरेंज होती हैं। ये पैरेलल है, ये ऐसे नहीं है कि रैंडम है, पर ये है तो पैरेलल, जैसे भी प्रेजेंट है मसल फाइबर के अंदर, बट ये है पैरेलल। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है इसको अभी मैं डिटेल में भी आपको और अच्छे से समझाऊंगी।
और बेटा आपको ना इस मसल के सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आगे आपको काम में आएगी, एक स्ट्रक्चर मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वैसे ही यहां पे होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो मैं येलो कलर से बना रही हूं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ये मसल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है आपके मसल के, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। आपके मसल्स को ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना बेटा कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। तो आपका जो कैल्शियम आयन होता है ना बेटा, वो स्टोर्ड होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको एसआर भी शॉर्ट में कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब मैं आपको इन थिन और थिक मायोफिलामेंट की अरेंजमेंट को समझाऊंगी, सार्कोमियर समझाऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डिटेल में दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर इन मायोफिलामेंट की अरेंजमेंट। क्योंकि बेटा ये अरेंज इस तरीके से आपके मसल के अंदर होते हैं, मसल फाइबर के अंदर होते हैं, कि आपको माइक्रोस्कोप में डार्क और लाइट बैंड नजर आते हैं, जो अभी आप समझोगे स्ट्राइएशंस क्यों नजर आते हैं। और पूरा जो खेल मसल कॉन्ट्रैक्शन का है ना बेटा, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो इन्हीं दोनों पर बेस्ड है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, जो एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन इनके बने हुए होते हैं। इनके स्ट्रक्चर को तो बाद में डिस्कस करेंगे कि किसमें एक्टिन होता है, किसमें मायोसिन होता है, कैसा दिखता है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वो अंदर किस प्रकार से अरेंज्ड हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे बेटा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप लोगों ने ये बना लिया तो मुझे थम्स अप दे देना। हाँ हाँ, साइड हो जाओ मैम, साइड तो सबसे पहले मैम को कर दो बेटा। मैम साइड हो गई है, चलो। डन 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 डन। पक्की बात बेटा, डन हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इस डायग्राम को समझने में? ये डायग्राम समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम बेटा, आपको फ्रेश पेज चाहिए, नया पेज चाहिए। मैं आपको बता देती हूं, यहां कुछ पेज रखे हैं, अगर इसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, आपका नोटबुक का पेज ऐसे है ना, तो आप एक नया पेज में इस डायग्राम को बनाएंगे, नए पेज में इस डायग्राम को बनाएंगे। और इस डायग्राम में एक, इस पेज में जो डायग्राम बनेगा वो एक ऊपर बनेगा, फिर बीच में बनेगा, फिर हो सकता है नीचे भी बने, हो सकता है 2 बने, हो सकता है बेटा 3 बने, वो देख लेते हैं हम कितने बनेंगे। बट आपको नए पेज में डायग्राम बनाना है। और हेडिंग हम डालेंगे, मैं हेडिंग यहां पे डाल, मेरा बोर्ड का स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाइड ना हो, तो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। मैं नए स्लाइड में बनाऊंगी। हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, फ्रेश पेज पे बनाना है बेटा आपको। हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। क्या होता है ये सार्कोमियर, अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, यस ठीक है, चलो। लैंडस्केप में आपको बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, पर इसमें ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, तो वो मैं बनाते बनाते अभी आपको समझाती भी जाऊंगी क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आज मैं ना, वैसे मैं यूजुअली इनका इस्तेमाल नहीं करती इसे बनाने के लिए, बट आज हम इससे बनाने की ट्राई करते हैं एक बारी। वैसे मैं यूजुअली इससे नहीं बनाती हूं। ठीक है, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट,
थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। अब बनाते हैं थिक फिलामेंट। अब बनाते हैं इसके बीच की लाइन। आपको कलर्ड से बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। बस जिसको थिक बना रहे हैं उसको थिक ही बनाना है, जिसको थिन बना रहे हैं उसको थिन ही बनाना है। अपने मन से मोटा और पतला फिलामेंट को चेंज नहीं करना, ठीक है। यहां पे थिकनेस की इंपॉर्टेंस है। किसी को थिक किसी को थिन बोल भी रहे हैं ना। देखो ये एक नॉर्मल मैंने डायग्राम बनाया है, ये मसल फाइबर के अंदर का स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूं, समझना बेटा, ठीक है। ये मैं मसल फाइबर के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रही हूं जो तुमने अभी अभी बनाया था कि आपके फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स पैरेलली अरेंज होते हैं इनसाइड द मसल सेल, अरेंज होते हैं। ग्रीन वाले पतले बनाए हैं वो थिन मायोफिलामेंट है, और बेटा पिंक वाले थिक बनाए हैं तो वो थिक मायोफिलामेंट है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ये ऐसे नहीं दिखते हैं। एक्चुअल में जो आप ऐसे बना रहे हो फिर ऐसे बना रहे हो, ये ऐसे नहीं दिखते। पर अगर मैं आपको इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर बता दूं तो आप खुद सोच पाएंगे कि हम वैसे बना के क्यों नहीं पढ़ाते। अगर मैं इन पतले वाले स्ट्रक्चर्स को बनाऊं ना तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अब आप अगर बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए बार बार ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना कंफ्यूजिंग होगा बेटा। ऐसे गोले होते हैं जो एक्टिन के गोले होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी फिलामेंटस एक्टिन। और अगर आप पिंक वाले का स्ट्रक्चर देखोगे तो पिंक वाले कुछ ऐसे दिखते हैं जिनमें मायोसिन का हेड निकला हुआ होता है ऐसे। तो आप इनको सिंप्लीफाई करने के लिए लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ऐसे बनाओगे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो फिर बेटा पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की जगह डायग्राम में ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। हालांकि जब आपको मैं थिक और थिक फिलामेंट को डिटेल में डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल उनकी शक्लें कैसी दिखती है। बट अभी बेटा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं तो हम उनको लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो, ठीक है ना, समझने में आसानी हो। ऐसे बनाओगे तो बेटा वैसे इसी में तुम्हें मौत आ जाती है, इसमें तो बेटा फिर तुम बेटा फैल जाओगे पूरा, तो ऐसा इसीलिए हम नहीं बनाते। अब बेटा इस डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ऑफ कोर्स मैम इस डायग्राम में बार बार अब मैं थिन और थिक फिलामेंट को लेबल नहीं कर रही हूं क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजों की लेबलिंग करनी है, तो जबरदस्ती रिपीट लेबलिंग मत करो। तुम्हें इस डायग्राम में ऑलरेडी पता है थिक मायोफिलामेंट कौन से हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है थिन मायोफिलामेंट कौन से हैं, तो उसको वापस से रिपीट करने की कोई भी जरूरत बेटा आपको नहीं है। आपको इस डायग्राम में बस एक चीज ऑब्जर्व करनी है। बेटा जरा ऑब्जर्व करो, ये एक थिन फिलामेंट है और मैं सारे पॉइंट्स को लिखवाऊंगी, अभी आप सिर्फ सुनो और मुझे आंसर दो। ये एक थिन फिलामेंट है ग्रीन वाला, ये भी एक थिन फिलामेंट है। और बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही है, सिर्फ इतने थोड़ी हैं, आगे बेटा फिर यहां पे भी थिन होंगे, यहां पे थिक होगा, फिर यहां पे थिन होगा, यहां पे थिक होगा, सिर्फ ये नहीं है। पर मुझे जो तुम्हें समझाना है उसके लिए मैं इतने डायग्राम में तुम्हें समझा सकती हूं, तो ये मूर्खता मत करना। सिर्फ इतने ही होते हैं क्या मैं मसल फाइबर के अंदर? नहीं भाई, आगे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैंने नहीं बनाए हैं अभी। अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये येलो वाली एक लाइन होती है बेटा, एक मेम्ब्रेन होती है, जिस इलास्टिक मेम्ब्रेन से आपकी जो ग्रीन वाली फिलामेंट है यानी थिन फिलामेंट है वो अटैच्ड होती है। इसे बोलते हैं बेटा जेड लाइन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं जेड लाइन। ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से कौन जुड़ी हुई है बेटा? इस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है आपकी थिन फिलामेंट। इस मेम्ब्रेन से कौन जुड़ी हुई है बेटा? आपकी थिन मायोफिलामेंट ग्रीन वाली। और आपको दिख रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आधा थिन फिलामेंट इस साइड को है, आधा थिन फिलामेंट जेड लाइन के इस तरफ को है। और अगर आप इस साइड भी ऑब्जर्व करो, आधा थिन फिलामेंट का साइड इस तरफ है, आधा थिन फिलामेंट का साइड इस तरफ है। एक्चुअल में जेड लाइन बिल्कुल सेंटर से ही पास करती है, बिल्कुल सेंटर से ही पास करती है थिन फिलामेंट के।
सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनेंगे, सारे बातों को मैम लिखवाएंगी। कृपया करके सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें मेरे सपोलो। सारी चीजें पोथियां बनवा दूंगी मैं तुम्हें, पहले यहां भरो यहां, वरना कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, सुनो, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको इस डायग्राम में क्या ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है? ये इस डायग्राम का वो हिस्सा है, मैं जिसे मार्क कर रही हूं उसे ध्यान देना, यानी ये वाला पूरा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आपके इस पूरे जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, दो जेड लाइन के बीच की हम बात करते हैं, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के हम सारे मटेरियल की बात करते हैं। दो सक्सेसिव जेड लाइन, ऐसे बहुत सारे जेड लाइन्स है, मैं सिर्फ दो जेड लाइन के बीच का पूरा जो मामला है वो समझा रही हूं। क्यों? क्योंकि दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है ना बेटा, जो डिस्टेंस होता है, वही सार्कोमियर होता है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मैं दो जेड लाइन के बीच के ही सामान की क्यों बात कर रही हूं? क्योंकि दो जेड लाइन के बीच का जो सामान है वही होता है सार्कोमियर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ऐसे बहुत सारे जेड लाइन्स है, लेकिन हर दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है उसे बोला जाता है सार्कोमियर। इसीलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर देख रहे हैं। आपको इस डायग्राम में अब जो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, क्या ये वो वाला पोर्शन है बेटा सार्कोमियर का, या जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, क्या ये वो एरिया है जिस एरिया में आपको सिर्फ ग्रीन ग्रीन बैंड नजर आ रहा है? यस या नो में आंसर देना। क्या ये वाला वो पोर्शन है जहां सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन वाला बैंड नजर आ रहा है? ओनली ग्रीन वाला बैंड, ओनली ग्रीन वाला बैंड। अब मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करती हूं इस रिमोट की मदद से। अब मेरे पास बेटा दो ही हाथ है, चार हाथ नहीं है, तो अब आप समझो। इसे इमेजिन करो ये थिक फिलामेंट है, और इसे इमेजिन करो इस पेन को कि ये थिन फिलामेंट है। इसे क्या इमेजिन करना है कि ये थिन फिलामेंट है। अभी मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूं बेटा? अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं ये वाला एरिया। क्या ये वाला एरिया, और इस तरफ भी होगा, अब मेरे पास इस तरफ पे पेन नहीं है बट इस तरफ भी होगा, क्या ये वो वाला पोर्शन है बेटा जिस पोर्शन में आपको सिर्फ ये ग्रीन वाला बैंड नजर आ रहा है? ग्रीन, यस। क्या सिर्फ ग्रीन वाला बैंड नजर आ रहा है? हाँ या ना? राइट। इस वाले पोर्शन को बोला जाता है आई बैंड। इसे बोला जाता, आई नहीं लिखते एक्चुअल में, ये हाफ आई होता है, इसे हाफ आई बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा मैंने इसे आई बोल के फिर हाफ क्यों बोल दिया? मैंने तुम्हें इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद ही मुझे बता सकते हो। पहले मैंने आई बोला, फिर मैंने बोला नहीं हाफ आई लिखो। इसे हाफ आई बोलते हैं, इसे हाफ आई बोलते हैं। क्यों? क्यों? आई बैंड का मतलब होता है आपके मसल फाइबर में वो वाले एरियाज को आप आई बैंड बोलते हैं जिसमें आपको सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रही हो, उसमें थिक फिलामेंट ना नजर आ रही हो, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रही हो, क्योंकि डिवाइडेड है, हाफ पार्ट डिवाइडेड बाय जेड लाइन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्योंकि बेटा जी मैं ना इस जेड लाइन को हटा देती हूं, क्योंकि जेड लाइन के बारे में भी पढ़ाऊंगी, ये ना तुम्हें अभी कंफ्यूजन कर रहा है, जब जगह मिलेगी तो मैं लिखवा दूंगी आपको। क्योंकि हाफ आई इधर है और हाफ आई इधर भी तो है, क्योंकि यहां पे भी तो मैम हमने बनाया नहीं है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां पे थिक फिलामेंट नहीं होगा, यहां पे भी तो थिक फिलामेंट होगा ना मैम ऐसे। तो यहां पे जो ये वाला पोर्शन होगा बेटा, ये भी तो हाफ ऑफ आई होगा ना, हाफ आई इधर हाफ आई इधर, टोटल एक आई बनता है। तो देखा जाए या तो तुम बोलो जेड लाइन थिन फिलामेंट को डिवाइड कर रही है, या तो तुम बोलो आई बैंड को डिवाइड कर रही है, एक ही बात है बेटा, इट्स द सेम थिंग। समझ में आ गई बात? मैं यहां पे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए लिख भी दे रही हूं, बना भी दे रही हूं, और लिखेंगे भी हम इसको। इस साइड में भी होगी बेटा हाफ आई। देखा जाए ये दोनों मिलके बना रही है आई बैंड। आई के सेंटर में से ये जेड जा रहा है, ये भी कह सकते हैं, या तो बोल लो आई के सेंटर में से जेड जा रहा है, या तो बोल लो थिन के सेंटर में से जेड जा रहा है। इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। जैसे आपको मसल में कुछ ऐसे एरियाज नजर आ रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं, वैसे ही आपको मसल फाइबर में कुछ ऐसे भी एरियाज नजर आएंगे जहां आपको सिर्फ थिक फिलामेंट नजर आए, ओनली थिक। क्या ये वो एरिया है बेटा? क्या ये वो एरिया है? ये
यस या नो में आंसर दो, यस या नो में आंसर दो। यस, सेंटर पे, वेरी गुड वेरी गुड। क्या सेंटर पे आपको सिर्फ पिंक वाला जो लाइन दिख रहा है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा थिक बैंड नजर आ रही है? क्या आ रही है? इसको एच जोन बोलते हैं, हेनसन जोन, हेनसन जोन नजर आ रही है? यस, ये पूरा एच जोन है, ये पूरा एच जोन है। एच जोन के सेंटर में से भी एक लाइन पास होती है, उसे एम लाइन बोलते हैं, बना लो। एच जोन के सेंटर में से एक लाइन पास होती है बेटा, इसे एम लाइन बोलते हैं, बिल्कुल इसके सेंटर में से। पॉइंट में तो मैं लिखवा दूंगी, पर अभी आप सिर्फ बनाओ। एक एम लाइन पास होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ एच जोन। तो जैसे आप एच जोन के सेंटर में से एम लाइन बोल रहे हैं, वैसे आई के सेंटर में से जेड लाइन बोल रहे हैं, सिंपल। एच का मतलब है हेनसन जोन। सब लिखवाऊंगी बच्चों, फिर रिपीट भी करूंगी, डोंट वरी, ठीक है ना, एनिमेशन भी दिखाऊंगी। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड। लेकिन कुछ पोर्शन आपको ऐसा भी नजर आ रहा है जहां थिक और थिन दोनों नजर आ रहे हैं मैम। क्या ये वो वाला पोर्शन है बेटा? क्या ये वो वाला पोर्शन है? क्या यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक आपको थिक और थिन दोनों नजर आ रहे हैं, ग्रीन और पिंक? इसे बोला जाता है ओजोन, या ओजोन, नॉट दैट ओजोन, नॉट दैट ओजोन बेटा जिसको हम और आप मिलके डैमेज कर रहे हैं, नॉट दैट ओजोन, दिस इज ओजोन, ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन की बात एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट आप इसको लिखिए ताकि आपको एकदम बेसिक से समझ में आए। हाँ, अब मेरे प्यारे बालकों और सपोलों, आप क्या करेंगे, उस एक कंप्लीट पेज में तो आप पूरा डायग्राम, अभी तो एक डायग्राम बनाया, अभी बहुत सारे डायग्राम्स हमें बनाने हैं, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स मैंने अभी थोड़े बहुत लिखे हैं उसको पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तुम नेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो, और मैं इस डायग्राम को यहीं पे कंटिन्यू करूंगी, मैं इस डायग्राम को यहीं पे कंटिन्यू करूंगी, बट आप हेडिंग डाल के अगले पेज में पहले कुछ पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, मेरे को ना बेटा ये खोलना पड़ेगा चश्मा, क्योंकि बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे ना, बहुत देर से क्लासेस में मैंने पहना हुआ है तो चश्मा उतार दिया गया है। अब मैं बिना चश्मे के थोड़ी देर ना बेटा, जब तक लिख रही हूं तब तक बिना चश्मे के लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, हमने सबसे पहले बात की किसकी, सार्कोमियर की बात कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सार्कोमियर का क्या मतलब है? सार्कोमियर का मतलब है, पहली बात तो ये फंक्शनल यूनिट है। आप किसी को भी फंक्शनल यूनिट कब बोलते हैं? जब वो उस चीज का फंक्शन कर रहा होता है। आप नेफ्रॉन को क्या बोलते हो बेटा? नेफ्रॉन को बोलते हो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्यों? क्योंकि बेटा वो फंक्शनल यूनिट इसीलिए क्योंकि वो यूरिन, वो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिल्टर आउट कर रहा है ना, वहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट आउट हो रहा है, तो दैट इज द फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बेटा नर्वस टिश्यू, क्योंकि वो कंडक्शन कर रहा है, वो उसका फंक्शन कर रहा है। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, ये मसल्स की फंक्शनल यूनिट होती है। एंड सार्कोमियर इज एक्चुअली बेटा द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। सक्सेसिव मतलब दो लगातार जो जेड लाइन प्रेजेंट है उसके बीच का जितना भी बेटा मटेरियल है, दैट इज द सार्कोमियर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। फिर बात करते हैं बेटा, ठीक है, सार्कोमियर की बात हो गई, बात करते हैं नंबर 2 जेड लाइन के बारे में। जेड लाइन के बारे में तो एनसीईआरटी ने बस दिया हुआ है, एन इलास्टिक मेम्ब्रेन
an elastic membrane. Thin filament is attached to this. Thin filament is attached to this. इससे thin filament attached होती है बेटा. It is attached to this. ठीक है. फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट? नंबर 3, आई बैंड. आई बैंड को क्या बोला जाता है? आइसोट्रोपिक बैंड. आइसोट्रोपिक बैंड. ठीक है. आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक, आई से आइसोट्रोपिक बैंड आया. ठीक है. इसके बारे में पहले तो लिखो, ये लाइट बैंड भी कहलाते हैं. लाइट बैंड मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी वापस से. एज दे अपीयर लाइट अंडर माइक्रोस्कोप. एज दे अपीयर लाइट अंडर माइक्रोस्कोप. और आपको याद रहे कि ये आई बैंड क्यों थिन थी, क्यों लाइट बैंड थी? द पोर्शन वेयर ओनली थिन फिलामेंट इज सीन. आपके सार्कोमियर का वो हिस्सा जहां आपको सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रहा है, ओनली थिन फिलामेंट इज सीन, वो पोर्शन आपका होता है बेटा आपका आई बैंड. ठीक है ना? यस. एंड आप ये भी लिख सकते हैं, Z लाइन passes through the center of I band. Passes through center of I band. तभी तो एक तरफ आधा I और दूसरे तरफ आधा I, Z लाइन के दोनों तरफ. शतरूपा बेटा नॉट नीडेड ना, होता तो बता देती ना. इसके ऑल्टरनेटिव नाम भी होते हैं पर जरूरत नहीं है. फिर बात करते हैं बेटा किसकी? अब देखो मैं एक चीज लिखने जा रही हूं जो अभी मैं तुम्हें डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी. नंबर 4, मैं एक चीज लिखने जा रही हूं जो मैं डायग्राम में अभी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी. तुम कहोगे मैम ये तो आपने बताया ही नहीं. अभी मैं बताऊंगी. एक होता है ए बैंड. आप कहोगे ए तो आपने बताया ही नहीं है. ए स्टैंड्स फॉर बेटा एनाइसोट्रोपिक बैंड. एक है आइसोट्रोपिक, एक है एनाइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड. एक्चुअल में ए इज इक्वल टू ओ प्लस एच प्लस ओ. अब आप समझोगे कि हाँ मैम ये तो आपने बताया है. देखो, इट अपीयर्स, इट इज डार्क बैंड, इट इज डार्क बैंड. as it appears dark under microscope. बेटा ये कहानियां लिखनी इसीलिए जरूरी है ताकि आप बाद में जब इस लाइन डायग्राम को पढ़े तो आपको सारे पॉइंट्स याद आए. इसीलिए ये पोथियां लिखवा रही हूं, वरना ये पोथियां नहीं लिखवाती. आपको बाद में याद भी आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था. ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट्स लिखवा रही हूं मैं आपको. ये कहानी लिखने की जरूरत है. आपको अभी तो समझ में आ जाता है बट बाद में जब आप रिवाइज करते हो ना तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आते कि आपने क्या समझा था उस वक्त. समझ में सारा आ जाता है. इसीलिए थोड़ी सी पोथियां इस वक्त में लिखनी पड़ेगी आपको. ठीक है. और अगर आप ए बैंड को देखो तो ए में O प्लस एच प्लस ओ है. जहां O है आपका ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के तो नाम से ही समझ में आ रहा है थिक और थिन ओवरलैप कर रहे हैं. ऐसा एरिया जहां थिक एंड थिन ओवरलैप कर रहे हैं. और फिर बेटा एक है आपका एच जोन, हेंसन जोन, ओनली थिक फिलामेंट. ओनली थिक फिलामेंट. हाँ, और जब O प्लस एच प्लस ओ को कर दिया तो आपने उसको क्या बोला बेटा?
उसी को आपने एनाइसोट्रोपिक। अब मैं वापस से डायग्राम में आऊंगी, पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, और यहां पे लिख लीजिए M line passes through the center of this. M line passes through center of this. सेंटर ऑफ H से भी बोल सकते हो, H जोन के सेंटर से पास हो रही है या A बैंड के सेंटर से पास हो रही है, एक ही बात है ना बेटा। जो पूरा A बैंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उस A बैंड के सेंटर पे ही तो H जोन है। तो या तो आप बोल लो कि H जोन के सेंटर में से पास हो रही है, या तो आप बोल लो कि A बैंड के सेंटर में से पास हो रही है। बोथ आर द सेम थिंग। मैं आपको अब वापस से डायग्राम में लेके जा रही हूं, ठीक है, वापस से। पहले आप यहां तक करो, मैं आपको वापस से अभी डायग्राम में लेके चलूंगी। डन 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 एवरीबॉडी, सारे बच्चों का हो गया बेटा पक्की बात। पोथियां लिखने में हाथ दर्द हो गया? वेट मैम, चलो मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप आराम से नोट कीजिए। आप 1 मिनट का टाइम और लीजिए, लेकिन आप नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, ठीक है? कर लो, नोट कर लो, कर लो, कर लो। खैर डन पेनफुली, नलायक, इतने में ही तेरा पेनफुली हो गया भाई। MBBS में भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, दिमाग में भी और लिखने में भी। चलो चलिए जी मेरे प्यारे सपोलो, सपोलो के तो बेटा वैसे हाथ नहीं होते, तुम्हारे तो हैं हैं, तुम तो नकली सपोले हो ना, लेकिन देखा जाए तुम ही असली सपोले हो बेटा। हाँ चलो बात करते हैं बेटा वापस से इस डायग्राम की। अब इस डायग्राम की वापस से बात करते हैं, एक बारी वापस से ध्यान से देखिए। ग्रीन कलर के फिलामेंट्स को थिन फिलामेंट्स कहा जा रहा है, पिंक कलर के फिलामेंट्स को थिक फिलामेंट कहा जा रहा है। अभी तो आप थिक और थिन बोल रहे हैं, आपको एक मोटा दिख रहा है और एक पतला दिख रहा है। पतले वाले थिन फिलामेंट, मोटे वाले थिक फिलामेंट। जो पतले वाले थिन फिलामेंट्स है, उनके सेंटर में से तुम्हें दिख रही है एक लाइन येलो वाली, इसे बोलते हैं मैम जेड लाइन। ऐसी बहुत सारी जेड लाइंस आपके एक मसल फाइबर के अंदर है। आपने सिर्फ 2 जेड लाइन के बीच के सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, सारे मटेरियल को समझना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम 2 जेड लाइन के बीच का जो मटेरियल है, इसे बोला जाता है सार्कोमियर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको समझने के लिए उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, वो यही है 2 जेड लाइन के बीच का सार्कोमियर। इसीलिए आप 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के ही चीजों को समझते हैं। ऐसे बहुत सारे बेटा सार्कोमियर्स हैं आपके एक मसल फाइबर के अंदर। जेड लाइन किससे अटैच्ड है बेटा? जेड लाइन अटैच्ड है आपके थिन फिलामेंट से, यहां से इसके सेंटर में से पास हो रही है। और बेटा ये पैरेलली कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि आपको इस सार्कोमियर में कुछ पोर्शन नजर आएगा जहां आपको सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं। इसे आप बोलते हैं आई बैंड। इसको आपने हाफ आई इसीलिए लिखा है क्योंकि हाफ आई इस साइड है, हाफ आई इस साइड है, क्योंकि फिलामेंट तो एक ही है ना। तो फिलामेंट एक ही है, तो फिलामेंट का आधा आई इधर और आधा आई इधर, ठीक है। आपको कुछ पोर्शन नजर आएगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा थिक बैंड नजर आएगा। इस पोर्शन को आप बोलते हैं एच जोन, हेंसन जोन, जिसके सेंटर में से एम लाइन पास होती है। और बेटा कुछ पोर्शन नजर आएगा जिसमें थिक और थिन ओवरलैप कर रहा है, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन। और मैंने अभी अभी आपको बेटा लिखवाया
कि O प्लस H प्लस O, इसे ए बैंड भी बोलते हैं। तो एक हो गया आपका आई बैंड, एक हो गया आपका ए बैंड। ए को बोला जाता है डार्क बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड, और बेटा आई बैंड को बोला जाता है आइसोट्रोपिक बैंड या फिर लाइट बैंड। अब मेरी बात को समझना, मसल फाइबर क्यों दिखते हैं स्ट्राइएटेड अंडर माइक्रोस्कोप, फिर मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन समझाऊंगी। हमने अभी कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा नहीं है, उसका टॉपिक तो बाद में है, पर इस एनसीईआरटी ने यहीं पे एक्सप्लेन किया है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये फिलामेंट्स कैसे मूव करते हैं, तो इन बैंड्स का फ्यूचर क्या होता है, आई बैंड कैसी हो जाती है, ए बैंड कैसा हो जाता है, एच जोन कैसा हो जाता है, जेड लाइन कैसी हो जाती है, सार्कोमियर कैसा हो जाता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मैकेनिज्म क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे, पर स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया है इस डायग्राम की मदद से कि क्यों मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इन सारे बैंड्स का फ्यूचर क्या है, इनमें क्या बदलाव आता है, क्या ये सेम रहती है, क्या ये बदल जाती है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि क्यों माइक्रोस्कोप के अंदर आपकी जो मसल फाइबर्स हैं वो क्यों दिखती हैं स्ट्राइएटेड। अब इस डायग्राम को कृपया करके ना बनाएं जो अभी मैं नीचे बनाने जा रही हूं, ठीक है। फिर मैं आपको एनसीईआरटी एक बार दिखाऊंगी। जैसे ये बेटा मसल फाइबर है ना, ये मसल फाइबर है, ये वाला डायग्राम अभी आप मत बनाना, ये मैं आपको सिर्फ बना के एक बार ऐसे बता रही हूं, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बेटा, तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर जहां जहां आपको थिन दिख रहा है ना, ये हमेशा आपको लाइट दिखेगी, माइक्रोस्कोप में लाइट कलर दिखेगी, क्योंकि जहां पे भी थिक फिलामेंट की प्रेजेंस होगी ना बेटा, वो वाली फिलामेंट डार्क कलर की नजर आती है माइक्रोस्कोप में। जहां थिक बैंड है, जहां थिक बैंड नहीं है वो डार्क नहीं नजर आएगी, वो लाइट नजर आती है। तो आप अगर ये वाले एरिया को देखोगे ना, तो ये आपको ऐसी लाइट नजर आएगी। अब मैं तो बेटा लाइट और डार्क क्या ही बनाऊंगी, आप ऐसे समझो जो मैं व्हाइट कलर से बना रही हूं ना, ये लाइट है, ठीक है। अब आपको ये जो पूरा नजर आएगा ना, ये पूरे में आपको डार्क है, ये पूरा जो ए बैंड है वो आपको डार्क नजर आएगा। डार्क मतलब ऐसा, रेड को डार्क मान लो, रेड को डार्क मान लो। फिर बेटा क्या है, फिर आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, फिर ये थिन है ना आई बैंड, इसमें सिर्फ थिन दिख रहा है आपको, फिर से ये क्या नजर आएगी, लाइट। फिर आपको बेटा ये भी लाइट है, यहां पे भी लाइट, फिर आपको बेटा डार्क। तो ऑल्टरनेट लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। सोचो अब, इसी को तुम सीधा कर लो, वर्टिकल कर लो वर्टिकल, और वर्टिकल करके भी सेम चीज बता सकते हो, लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, इसीलिए स्ट्राइएशंस दिखती है। नाउ कैन यू रिलेट कि वाई ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स आर सीन इन केस। पहले आप रटते हो और फिर आगे आके आप कॉन्सेप्ट को समझते हो। आप अपनी क्लास में अगर कोई हमारे यहां से नहीं पढ़ रहा तो आप उसको अब एक्सप्लेन करके हीरो बन सकते हो। ये क्योंकि ये बहुत कम लोग बेटा ऐसे एक्सप्लेन भी करते हैं और बहुत कम जगहों पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है। टीचर्स तो आपको मैक्सिमम जो आप यहां से पढ़ोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल ही जानी चाहिए, मोर और लेस, है ना। चमक गया कॉन्सेप्ट। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। देखो आपने पहले जो पढ़ा वो सिर्फ रटा, फिर आपने उस रटे हुए कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई किया यहाँ पे तो आपको एक्चुअल में समझ में आया कि डार्क और लाइट बैंड क्यों बोला था। फील आई। और मैं आपको एनसीईआरटी का भी डायग्राम एक बार दिखा दूं, फिर इस डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखो यहां अगर आपको इस डायग्राम को लेबल भी करने को देना तो आप बहुत इजीली बेटा लेबल कर सकते हो, बहुत इजीली लेबल भी कर पाओगे इस डायग्राम को। देखो ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये आपको जेड लाइन नजर आ रही है, ये जेड लाइन, क्योंकि ये थिन है, ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड है, ये हाफ आई इस साइड है, हाफ आई इस साइड है ना, हाफ आई इस तरफ है, हाफ आई इस तरफ है, क्योंकि यहाँ थिन फिलामेंट दिख रहा है तो ये आपको लाइट नजर आ रही है माइक्रोस्कोप में, ये जेड लाइन है। फिर ये ए बैंड वाला एरिया इसलिए ये आपको डार्क दिख रहा है। फिर ये अगेन हाफ आई इधर, हाफ आई इधर, फिर आपको ये सेंटर में से ये जेड लाइन दिख रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? यस यस, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको दिखाया हुआ है
कि लाइट और डार्क बैंड, इसीलिए आप आई बैंड को लाइट बैंड बोलते हैं, ए बैंड को डार्क बैंड बोलते हैं, बिकॉज इट अपीयर्स डार्क अंडर माइक्रोस्कोप एंड दिस अपीयर्स लाइट अंडर माइक्रोस्कोप। ये तो आपने एक सार्कोमियर की कहानी बना ली कि सार्कोमियर में क्या क्या होता है। अच्छा, सार्कोमियर में क्या क्या होता है बच्चों, ये तो देखो एक बारी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, तो क्या मैं लिख सकती हूं दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई प्लस ए प्लस हाफ ऑफ आई। क्या मैं लिख सकती हूं सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई प्लस ए प्लस हाफ ऑफ आई, लिख सकती हूं ऐसे? यस और नो, लिख सकती हूं ऐसे? यस, हाफ ऑफ आई प्लस ए प्लस हाफ ऑफ आई, ठीक है। अब बेटा जी वापस इस डायग्राम में आओ। ये वो स्थिति है मसल की जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो मैं यहां पे लिख देती हूं मसल्स नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, या फिर ये वो स्टेट है जब मसल रिलैक्स्ड है। अभी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है आपके थिन फिलामेंट्स की, आपके थिक फिलामेंट्स की, आपके ए बैंड की, आपके ओ बैंड की, आपके आई बैंड की, आपके जेड लाइन की। अब आप करोगे मसल को कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, अब आप करोगे बेटा मसल को कॉन्ट्रैक्ट। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो छोटी हो जाती है बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो छोटी हो जाती है। मसल्स को जब आप बोलते हो एक्सटेंसिबल, तो मसल्स लंबी हो रही है, योगा में कर सकते हैं ऐसा। और जब मसल्स को बेटा आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मसल्स छोटी होती है, उसका लेंथ छोटा हो जाता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो होता क्या है ऐसा मैम, पढ़ेंगे तो बाद में डिटेल में, पर अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं बताती हूं। जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स काम में आएंगी। क्या होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स? एक्टिन एंड मायोसिन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो आपके थिन और थिक मायोफिलामेंट में प्रेजेंट है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। बट जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है ना, तो थिक फिलामेंट बड़ी आलसी है। थिक फिलामेंट कहती है कि भाई देखो, मैं तो अपनी जगह से नहीं हिलूंगी, बाकी जिसको जहां शिफ्ट होना है शिफ्ट हो जाओ। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि थिक फिलामेंट का क्या रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बिना मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। लेकिन थिक फिलामेंट बड़ी आलसी है, वो कह रही है मैं तो अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिलूंगी, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है, बताऊंगी कैसे। जो थिन फिलामेंट होती है वो स्लाइड करती है, वो अंदर स्लाइड करती है इस तरीके से। अब इसको समझाने के लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेटा मेरे तो 2 ही हाथ हैं, तो अब मैं कैसे समझाऊं आपको, है ना। थिन फिलामेंट हमेशा स्लाइड करती है अंदर की तरफ, थिक फिलामेंट बिल्कुल भी मूव नहीं करती। यार मुझे हेल्प चाहिए और एक पेन भी चाहिए साथ में। एक पेन देखना तो यहाँ पे होगा मेरे ख्याल में ड्रॉर के अंदर। हाँ हाँ, ये बेटा है आपका थिक फिलामेंट और ये है यार थिन फिलामेंट। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना बेटा, तो थिन फिलामेंट स्लाइड करती है अंदर की तरफ, थिक फिलामेंट अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होती। अब आपको चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं कि आई बैंड में क्या चेंज आएगा, ए बैंड में क्या चेंज आएगा, एच जोन में क्या चेंज आएगा, ओ बैंड में क्या चेंज आएगा, सार्कोमियर में क्या चेंज आएगा जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसकी सिर्फ एक कहानी सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें पॉइंट याद रखना है वो ये कि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज द थिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। बोलो इसको मेरे साथ, बोलो इसको मेरे साथ। यार एक पेन भी चाहिए मनीष और एक हेल्प भी चाहिए। क्या याद रखोगे मैंने क्या बोला? कभी थिक फिलामेंट मूव नहीं कर रही। एक लाइन याद रखोगे क्या कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। क्या? थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट स्लाइड करती है, थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करती। मनीष एक बार आ जाना यार, मनीष इसको पकड़ना है बस, ठीक है। ये जैसे बेटा ये क्या है, ये आपका थिक फिलामेंट है
और ये आपके दोनों तरफ से क्या है बेटा, थिन फिलामेंट। अभी तो मनीष इधर आ जा सेंटर पे, ये आपको थिक फिलामेंट नजर आ रहा है बेटा, और ये आपको थिन फिलामेंट नजर। अब बेटा ऑब्जर्व करना अच्छे से, पहले सारी चीजों को एक बार ही समझो। ये सेंटर वाला क्या है, ये सेंटर वाला बेटा है एच जोन, ये क्या है बेटा दोनों तरफ, ये है ओ जोन, और ये साइड में जो आपको दिख रहा है बेटा ये है आपका आई बैंड। यस, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ये तो कहीं मूव नहीं कर रही ना, कौन मूव कर रहा है, ये मूव कर रही है, ये अंदर की तरफ मूव करती है। आप मुझे ये बताओ बेटा, ये सिर्फ ओपी ओपी सिर्फ लिखो, मनीष भैया ओपी तो है, ठीक है, लेकिन अगर तुम बेटा ये सिर्फ कमेंट करते रहोगे तो पढ़ोगे कैसे भाई, पढ़ तो लो, पढ़ोगे नहीं तो मनीष भैया ओपी तो हो जाएंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे नंबर भी बेटा गोल हो जाएंगे, ठीक है साथ में। चलो मनीष भैया तुम्हें पहना के चले जाएंगे टोपी। चलो चलो सुनो इधर बेटा, सुनो, पढ़ाई पे ध्यान दो। थिन फिलामेंट अंदर की तरफ स्लाइड करेंगे, बोलो हाँ या ना, यस और नो। जब थिन फिलामेंट अंदर स्लाइड करेंगे तो थिन फिलामेंट किससे अटैच्ड है, जेड लाइन से अटैच्ड है, जेड लाइन से अटैच है। तो जब आपके बेटा ये थिन फिलामेंट अंदर की तरफ मूव करेगी, मुझे हंसी आ रही है अभी भी उस बात पे, थिन फिलामेंट अंदर की तरफ मूव करेगी तो बेटा आपकी जेड लाइन भी तो अंदर की तरफ मूव करेगी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मनीष तुझा मनीष अपनी हंसी को कंट्रोल कर दे। पेन दूसरा नहीं दूंगी तो, क्लास है तो बोलो कि हाथ से लिख ले, ये ले। हाँ हाँ वो वाला है, तुझे बड़ा पता है, पार की नजर एकदम। चलो सुनो मेरी बात, हाँ देखो कैसे तैसे करके मनीष ने अपनी हंसी रोकी हुई थी, ठीक है। चलो अब मेरी बात को समझना बेटा, हाँ क्या आपको यह समझ में आया कि जब ये थिन फिलामेंट अंदर की तरफ स्लाइड करती है तो जेड लाइन भी अंदर मूव करेगी। अब जो मैं अगला डायग्राम बनाने जा रही हूं, बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाना, अपने मन से ए बैंड आई बैंड जेड लाइन अपने मन से मत बनाना, सबसे पहले जेड लाइन को बनाओ, उसी से अंदाजा मिलेगा, उससे अंदाजा मिलेगा सबसे पहले तो। अरे भाई अरे अब इस डायग्राम को बेटा ऑब्जर्व करना, इस डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करना। मैंने कहा जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, अरे भाई सीधे हो जा, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है ओवर थिक फिलामेंट। हाँ, हमेशा थिक फिलामेंट कांस्टेंट, थिन फिलामेंट ऑलवेज स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, बोलो हाँ या ना। थिन फिलामेंट जब अंदर की तरफ मूव करेगी, सबसे पहले तो बेटा जेड लाइन अंदर की तरफ मूव करेंगे। मेरी जेड लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि जब थिन अंदर की तरफ स्लाइड करेगी तो उससे अटैच जेड लाइन भी करीब आएगी, इसलिए मैंने जेड लाइन को पास पास कर दिया है, बोलो हाँ या ना। ये जेड लाइन आ गई, ये जेड लाइन आ गई। अगर बेटा जेड लाइन करीब आ जाएगी, यस
यस एवरीवन, जेड लाइन करीब आ गई क्योंकि थिन फिलामेंट बेटा हमेशा स्लाइड करती है ओवर द थिक फिलामेंट। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप यस और नो में आंसर दो। अगर बेटा देखो, ये रिमोट मैं फिर से ले रही हूं, ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। बेटा यस या नो में आंसर देना, ठीक है। पहले आपको आई बैंड कितना दिख रहा था? इतना दिख रहा था, इतना सारा दिख रहा था, हाफ ऑफ आई। अब आप इसको अंदर मूव कर रहे हैं। जब आप इसको अंदर मूव करेंगे तो क्या आई बैंड छोटी होती जाएगी? क्या आई बैंड छोटी होती जाएगी? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्योंकि थिन फिलामेंट अंदर स्लाइड करती है, आई बैंड वो एरिया था जिस एरिया में आपको थिन फिलामेंट नजर आ रहे थे, जिस एरिया में आपको थिन फिलामेंट नजर आ रहे थे। अब उसको आप अंदर मूव कर दोगे अगर, तो आपको वो पोर्शन कम दिखेगा ना। तो आपको ये हाफ ऑफ आई नजर आ रही है, कितनी छोटी, हाफ ऑफ आई छोटी नजर आ रही है। आई बैंड का लेंथ एक्चुअल में रिड्यूस हो जाता है, आई बैंड का लेंथ एक्चुअल में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आपने उसको अंदर मूव करा दिया ना बेटा, आपने उसको अंदर मूव करा दिया। आप देखो आई बैंड छोटा हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग एरिया बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ओवरलैपिंग एरिया बढ़ रहा है क्योंकि आप ओवरलैप करते जा रहे हो ना, ओवरलैपिंग एरिया को बढ़ा रहे हो। ओवरलैपिंग एरिया एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप पढ़ लो, मैं आपको एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए बता रही हूं। तो आपने जो आई बैंड की लेंथ को छोटा किया ना, एक्चुअल में आपने उसे ओ बैंड में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसे ओ बैंड में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप एच जोन को देखो तो एच जोन की लेंथ भी रिड्यूस हो गई। अगर आप देखो तो आपकी एच जोन की भी लेंथ रिड्यूस हो गई। लेकिन क्या आपकी ओवरऑल ए बैंड का लेंथ चेंज हुआ? बताओ हाँ या ना। क्या आपकी ओवरऑल ए बैंड का लेंथ चेंज हुआ? ओवरऑल ए बैंड। अयान बेटा मेडिजी में डायग्राम थोड़ा प्रॉपर अच्छा वाला है, मतलब अच्छा वाला मतलब ये हम हैंड से बना रहे हैं ना, हैंडमेड, इसलिए थोड़ा ऐसा है। मेडिजी में एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है तो इसीलिए वो प्रिंट में और हाथों से ऐसे करके बनाया तो थोड़ा सा आपको वैसा लग रहा होगा, बट इट्स द सेम। नहीं चेंज होगी ना? नहीं चेंज होती। ए बैंड रिमेन सेम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब आप इसको थोड़ा समझो, अगर आप पूरे इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ए बैंड एक्चुअल में थिक फिलामेंट की जो वो होती है ना डिस्टेंस, ए बैंड वही होता है। देखो ना बेटा, क्या ए बैंड, ये ए बैंड नहीं था, ये क्या यही ए बैंड नहीं है? द डिस्टेंस ऑफ द थिक फिलामेंट O प्लस H प्लस O, यही तो आपका ए बैंड है ना बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द थिक फिलामेंट। पूरा थिक फिलामेंट जहां तक फैला हुआ है वही तुम्हारा ए बैंड है, O प्लस H प्लस O, हाँ या ना। अब तुमने बेटा थिक फिलामेंट को तो कहीं मूव ही नहीं किया, तुमने थिक फिलामेंट को तो कहीं मूव ही नहीं किया। जब थिक फिलामेंट को कहीं मूव ही नहीं करोगे तो ए बैंड की लेंथ कैसे चेंज करोगे? यस यस, ए बैंड चेंज ही नहीं होता। और देखो एच जोन घट गया पर ओ जोन तो बढ़ गया ना, एच ओ में ही तो कन्वर्ट हो गया। एच जो था वो ओ में ही तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि ओवरलैपिंग बनता जा रहा है, एक घटा एक बढ़ा तो बैलेंस हो गया, ए बैंड रिमेन सेम। इतनी पूरी कंसेप्ट तुम्हें इसीलिए पढ़ाई जाती है, ये पूरी कहानी तुम्हें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि तुम ये 2-3 बातें याद रख सको। ए बैंड रिमेन सेम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, आई बैंड शॉर्टन्स, the distance between two successive Z line reduces, sarcomere shortens during muscle contraction। पूरी कहानी पढ़ा के आपको अल्टीमेटली यही पॉइंट्स याद करवाने होते हैं, आपको अल्टीमेटली यही पॉइंट याद कराने होते हैं। मैं आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, और जब मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेटा तो एच जोन गायब हो जाता है। जब मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना बेटा तो एच जोन गायब ही हो जाता है, ये पूरा ओवरलैप कर जाता है। अब मैं वो बना के नहीं बता रही हूं, फिर से मेहनत करोगे। मैं एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाती हूं, कहां है, लेके नहीं आई हूं मैं शायद। ओहो, एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार ही खोलो बेटा। एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के बाद बनाया हुआ है आई थिंक, नेक्स्ट पेज पे। तो उसमें क्या है ना बेटा, अब ये पूरी ओवरलैप कर जाएगी ऐसे,
जब आपकी मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एच जोन गायब ही हो जाता है। एच जोन डिसअपियर तो आप बोलते हो उसके सेंटर में से जो एम लाइन है वो भी टेम्पररीली आपको नहीं दिखती है। समझ रहे हो? मैं आपको अभी एनिमेशन भी दिखाऊंगी। एक ही पॉइंट याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट स्लाइड करती है थिक फिलामेंट के ऊपर। थिन फिलामेंट अंदर मूव करेगी तो वो अपने साथ साथ जेड लाइन को भी लेके जाएगी। तो जेड लाइन पास पास आएंगे तो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है सार्कोमियर दैट विल शॉर्टन। ए बैंड का लेंथ रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। वो ए जो बैंड था, सॉरी आई बैंड शॉर्टन्स। क्यों? आई बैंड वाज द एरिया वेयर ओनली थिन फिलामेंट वाज सीन। अब आप उसको जब अंदर मूव करा दोगे तो ये वाला एरिया कम होता जाएगा, ये वाला एरिया कम होता जाएगा क्योंकि वो ओवरलैपिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल ए बैंड सेम रहेगा क्योंकि ए बैंड तो पूरा थिक फिलामेंट का जो डिस्टेंस है वही ए बैंड है। ए बैंड में एच जोन कम हो रहा है और ओवरलैपिंग जोन बढ़ रहा है। दैट्स इट। फिर मैं एनिमेशन दिखाऊंगी। डायग्राम बोला है बच्चे ने 17.5, सिमरनजीत ने बताया। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में बच्चे बता रहे हैं 308 और न्यू एनसीईआरटी में बच्चे बता रहे हैं 200 समथिंग, 223। चलो मेरा ना बेटा गला बहुत दर्द कर रहा है यार। और बैक टू बैक क्लासेस जब होती है ना, मौत आती है बेटा मुझे भी। लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही लिखना। when muscles contract बेटा तो क्या क्या हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नंबर 1 सार्कोमियर शॉर्टन्स। सार्कोमियर छोटा हो गया, आई बैंड reduces, A band remain same, H डिक्रीज हुआ, O इंक्रीज हुआ। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो सकता है? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन से एच जोन डिसअपियर हो सकती है। इज द डायग्राम कंप्लीट? तुम्हारे पास डायग्राम के नीचे स्पेस होगा ना? एक्चुअली मैं 3 डायग्राम बनवा सकती हूँ बट बेटा आप तीसरे डायग्राम के लिए शायद आपको वो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, बट अब हम तीसरा डायग्राम नहीं बना रहे, तो अगर स्पेस छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज में लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, आई नो थोड़ा सा स्पेस छूटा होगा बट तीसरा डायग्राम बनाओगे, ओवरलैपिंग दिखाओगे, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, वी कैन सेव टाइम ऑन दैट। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।
डन। आप चाहो तो ये वाले पॉइंट्स को उसी के नीचे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 एवरीबॉडी। एक बारी मैं पहले आपको एक एनिमेशन दिखाती हूं, देखते हैं एनिमेशन कितनी अच्छी है। एक बारी हम एनिमेशन से भी इसके कॉन्ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। कुछ ऐसे बेटा कंजूस बच्चे हैं, कंजूस। हाँ, ऐसे तो तुम बड़ा पेज का यूज करते हो, हमारा पेज वेस्ट हो गया, पेज वेस्ट हो गया, पेज वेस्ट हो गया। अरे कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है बेटा। ठीक है, जब नई जगह मिलेगी ना तब मैम को ही तुम बोलोगे अरे मैम आपने बताया नहीं, हम कहां बनाए, अभी स्पेस नहीं बचा। तो कभी कभार अंदाजा गलत हो जाता है भाई। चलो, और एक तुम क्यों नहीं बनाते हो डायग्राम? होमवर्क बनाओ, बना के देखो, खुद से बनाओ, खुद से। इतना नाटक करने से अच्छा है खुद बनाओ ना यार। पेज वेस्ट हो गया है। चलो, थोड़ी मेहनत करने में तो तुम्हारे एकदम बेटा, तब तो तुम्हें एकदम मौत आती है, बनने में तो देखो कितने आगे हो। चलो अब एक बार सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ करके मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अच्छा, अब पहले तो इसको पॉज किया जाए, ये बहुत 30 सेकेंड्स का है, क्योंकि अब आप इससे जरा समझिएगा। ठीक है, क्या अब देखो इन्होंने ना वैसे गोला गोला बनाया हुआ है, जैसे मैंने कहा ना एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे गोले गोले बनाए हुए हैं। ये ग्रीन वाले क्या बनाए हुए हैं बेटा? इन्होंने भी ग्रीन और पिंक से ही बनाया। वाह, ये ग्रीन वाले क्या है? थिन फिलामेंट। और ये बेटा ये वाले क्या है? ये है थिक फिलामेंट। और ये ब्लू वाली क्या है? ये है जेड लाइन। ठीक है, तो ये एक जेड लाइन, दूसरी जेड लाइन, तीसरी जेड लाइन, फिर ये थिन 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 और ये थिक। समझ में आ रही है बेटा बात? यस, ठीक है। अब बेटा समझो मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले तो ये समझो ये एच जोन है, यहां सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट नजर आ रहा है। ये आई जोन है, आधा इधर आधा इधर होता है। ठीक है, तो दिस इज द आई बैंड, थिन बैंड। दिस इज द ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन यहां दिखाया नहीं हुआ है, बट ये यहां से लेके यहां तक जितनी पूरी थिक फिलामेंट की बेटा लेंथ होती है वो ए बैंड है। ये मसल रिलैक्स्ड है। मैं इसे थोड़ा सा स्लो करूंगी, हम इस डायग्राम को ज्यादा सिंप्लीफाइड करके बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये आपकी थिक फिलामेंट, ये आपके जोन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अब ये देखो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आपने ये मत समझना कि ये पर्पल वाली स्ट्रक्चर मूव कर रही है। पर्पल वाली स्ट्रक्चर देखो, अगर आप सिर्फ इसको एक बार ऑब्जर्व करना, जो ये पर्पल वाले के ये सर बनाए हुए ना बेटा, सिर्फ ये हेड मूव कर रहे हैं। ओवरऑल ये पूरी जो फिलामेंट है ये कहीं शिफ्ट नहीं होती है, कहीं शिफ्ट नहीं होती है बेटा। ये पूरा पीच वाला जो जोन है ना, पीच कलर का जो दिखाया हुआ है, यही पूरा थिक है। थिक अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, थिन हिल रहा है। ठीक है, थिन हिलेगा। देखो थिन अंदर की तरफ स्लाइड हो रहा है, थिन अंदर स्लाइड कर रहा है, थिन अंदर एक्चुअल में स्लाइड कर रहा है बेटा। थिन अंदर की तरफ स्लाइड कर रहा होता है, थिक स्लाइड नहीं कर रहा। और यहां पे तो इस वाले को तो स्लाइड करते हुए नहीं दिखाया। एच जोन गायब हो गया मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में। इससे बेटर एनिमेशन हो सकती है। इसमें ना इनको चिपका दिया है, ऐसे चिपकते नहीं है, ओवर मतलब इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसमें तो चिपकाया हुआ दिखाया हुआ है, बट आई होप आपको समझ में तो आया कि हो क्या रहा है। इस वाले डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करना, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को ऑब्जर्व करो बेटा। देखो थिन जो है अंदर की तरफ मूव कर रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है,
इससे बेटर हो सकता था, बट चलो इससे भी तुम्हें थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। इसमें तो इन दोनों को एंड टू एंड अटैच ही कर दिया, एंड टू एंड अटैच नहीं होती, बट आई होप तुम्हें समझ में आया है कि किस तरीके से बेटा आई बैंड की लेंथ छोटी हो जाती है बट ए बैंड सेम रहता है, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। यस एनसीईआरटी की एक बारी रीडिंग कर लें, एनसीईआरटी की एक बारी रीडिंग कर लें, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। आज इससे ज्यादा टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे आपको थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर्स पढ़ाने हैं, तो आज हम स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स फिर हम अगले दिन ही पढ़ेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर लूंगी, ठीक है ना। डन 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 डन। एक बारी एनसीईआरटी खोलो बेटा, एनसीईआरटी, ठीक है। चलो, मसल फाइबर इज अ सिंसीशियम। मैंने आपको सिंसीशियम का मतलब बताया हुआ था जब हमने मसल्स स्केलेटल मसल्स पढ़े थे, सिंसीशियम। आप स्केलेटल मसल्स के लिए सिंसीशियम वर्ड यूज करते हैं। आप स्केलेटल मसल्स के लिए सिंसीशियम वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपकी स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जिसका मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई कैसे? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज थे। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, कॉमन साइटोप्लाज्म, तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखी, सिंसीशियल कंडीशन दिखी, ठीक है। As the sarcoplasm contain many nuclei, sarcoplasm क्या है? Sarcoplasm is the cytoplasm of the muscle fiber. The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of muscle fiber, is the storehouse of calcium ions. जैसे नॉर्मल सेल्स में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वैसे आप मसल्स के केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का, वो कैल्शियम को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm called as myofilament or myofibril. बोला कि मसल फाइबर की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि अगर आप उसके साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि उनका सार्कोप्लाज्म है, तो आपको पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं जिन्हें आप मायोफिलामेंट्स बोलते हैं या मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, जो उनके सार्कोप्लाज्म में बेटा पैरेलली अरेंज्ड आपको मिलती है। Each myofibril has alternate dark and light bands on it. A detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of protein actin and myosin. आप मायोफिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे आगे कि मायोफिलामेंट्स जो होती हैं वो एक्टिन और मायोसिन की बनी होती है, और वो प्रेजेंट ही कुछ इस तरीके से है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होती है, मायोफिलामेंट की अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके से होती है कि डार्क और लाइट बैंड आपको नजर आते हैं, ठीक है ना। द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड इट इज कॉल्ड एज आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड कंटेन मायोसिन। मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी आपको, अभी मैंने आपको एक्टिन और मायोसिन नहीं पढ़ाया बेटा। इसमें इन्होंने बोला है कि जो आई बैंड होती है वो लाइट इसीलिए दिखती है क्योंकि उसमें एक्टिन दिखता है। मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्चुअल में जो आई बैंड होता है उसमें थिन फिलामेंट आपको नजर आ रहा है, और थिन फिलामेंट एक्टिन का बना होता है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। और डार्क बैंड आपको डार्क दिखता है क्योंकि उसमें आपको थिक फिलामेंट वाला पोर्शन नजर आता है, थिक फिलामेंट में मायोसिन होता है। एक्टिन और मायोसिन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो तब आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखो, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड। अच्छा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। In the center of each I band there is an elastic fiber called Z line which bisects it. बोला आई बैंड के सेंटर में से एक इलास्टिक फाइबर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे जेड लाइन बोलते हैं, जो उसको बाइसेक्ट करती है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी उसके सेंटर में से पास होती है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। बोला जो थिन फिलामेंट होती है वो जेड लाइन से अटैच्ड होती है, और क्योंकि वो जेड लाइन से अटैच्ड होती है बेटा, तभी तो जब आपकी थिन फिलामेंट अंदर स्लाइड कर रही है तो आपकी जेड लाइन भी अंदर की तरफ स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है। Thick filament in the A band are also held together in the middle of the band by a thin fibrous membrane called as M line. बोला जो A band होता है उसके भी सेंटर में से, यानी कि A band को होल्ड करके रखा हुआ है, उसके सेंटर में से भी एक
मेम्ब्रेन पास होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेटा एम लाइन. द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट passes through the A band, center of A band or H zone, that is M line. A and I band are arranged alternatively throughout the length of the myofibrils. Alternate तरीके से thin thick thin thick thin thick arranged होते हैं. The portion of the myofibril between the two successive Z line is considered as the functional unit of contraction. It is called as sarcomere. दो Z line के बीच का distance होता है functional unit of muscle contraction, उसी को आप sarcomere बोलते हैं. In the resting state, the edges of the thin filament on either side of thick filament partially overlaps the free end of thick filament, leaving the central part of the thick filament. बोला जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो जो थिन फिलामेंट्स होती हैं वो पार्शियली ओवरलैप करती हैं थिक फिलामेंट को. पार्शियली ओवरलैप लीविंग अ सेंटर पोर्शन, जिसे आप एच जोन कहते हैं. This central part of the thick filament does not overlap by the thin filament. It is called as H zone. इसको बोला जाता है H zone, जो ओवरलैप नहीं हुई. आगे मेरे ख्याल में एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं है मेरे पास. मैं एक बार क्या करती हूं, गूगल भाई साहब से पूछती हूं कि प्लीज कृपया करके हमको क्या दे दें मेरे प्यारे सपोलो. कहाँ है भाई? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. अरे भाई एक्सक्रीशन में ही है बेटा, अभी हम एक्सक्रीशन में ही हैं. अरे 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 लोकोमोशन चाहिए भाई, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एनसीईआरटी पीडीएफ. चलो देखो, एक बारी देखें इसको बेटा. दिस जोन इज कॉल्ड एज एच जोन. एच जोन तक हमने पढ़ लिया बेटा, आप लोगों को दिख रहा है? यस, ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है? अच्छा यहीं तक दिया हुआ है बेटा, यहीं तक दिया हुआ है. दैट इज कॉल्ड एज एच जोन. यहीं तक दिया हुआ है. बाकी तो बेटा ये वाला डायग्राम. अच्छा वो वाला डायग्राम कहाँ है जो मैं आपको एक्चुअल में बोल रही थी ना बेटा, वो ये वाला डायग्राम है. देखो ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी. ये देखो ये वाला डायग्राम है बेटा, जब मसल्स रिलैक्स्ड है, मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग है और मसल्स मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट. देखो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन. ये जो तीसरा डायग्राम बेटा जो तुम बोल रहे थे कि मैम बनवा दो, ये वही वाला डायग्राम है बेटा. जब आप मसल्स को मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो देखो कैसे एच जोन गायब हो गई है. यहां से एच जोन गायब, एच जोन गायब, एच जोन गायब. वैसे ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाऊंगी, ठीक है ना? यस. तो अभी हमने जितना बेटा मैं एनसीईआरटी में था उतना मैंने आपको दिखा दिया है. अब ये वाली बेटा नेक्स्ट जो है वो हम अगली आने वाली क्लासेस में करेंगे. जो होमवर्क था अब उसे फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, वरना बेटा तुम तो जान खा जाओगे होमवर्क की. होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं भैया. सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था. आई होप बेटा मैं सारे 8 क्वेश्चंस को लेके आई हूं, ठीक है? 8 क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने खुद भी बेटा सॉल्व किया होगा, ठीक है? एक बार अपने आंसर्स बेटा मैच करना, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन और रीजन यहीं से था. सीक्वेंस उल्टा ऊपर नीचे हो जाए तो को देख लेना, ठीक है ना? देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है यूरिन इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बिल्कुल सही बात है. यूरिन तब तक स्टोर होता है बेटा जब तक आपके वॉलंटरी सिग्नल नहीं आता बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? The central nervous system passes on the motor messages to initiate the relaxation of smooth muscles of the bladder. बिल्कुल भी नहीं बेटा. मसल्स आपकी करती है कॉन्ट्रैक्ट और स्फिंक्टर्स आपके करते हैं रिलैक्स, तब जाके बेटा यूरिनेशन होती है. मसल्स कभी भी बेटा आपकी रिलैक्स नहीं करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर द यूरिनेशन. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. जितने बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, ए आंसर क्यों दे रहे हैं भाई?
रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स थोड़ी होगी बेटा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्फिंक्टर्स रिलैक्स करेंगे। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, लिवर ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन। यस, लिवर असिस्ट करता है एक्सक्रीशन में। लिवर क्या क्या एलिमिनेट करता है बेटा? लिवर एलिमिनेट करता है आपका बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, ये सारी चीजों को एलिमिनेट आउट करता है। दैट इज ट्रू, दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन बेटा एक्सक्रीशन। असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इट एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल नहीं बेटा। स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, these are all the part of beta sebum released by the sebaceous gland. First statement is true, assertion is true, reason is false. Option 3 is the correct answer. ठीक है बेटा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करें, पेशेंट्स विद यूरीमिया कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द हीमोडायलिसिस। बिल्कुल सही बेटा, यूरीमिया के पेशेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है हीमोडायलिसिस से। कैसे बेनिफिट मिल सकता है बेटा? क्योंकि हीमोडायलिसिस से उनके ब्लड में जो यूरिया एक्यूमुलेट हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया है बेटा, उसको आप क्या कर सकते हो? फिल्टर आउट कर सकते हो। सो ऑप्शन, इन पेशेंट्स ऑफ यूरीमिया, यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस। That is also true, and this is how beta uremia patients can get benefit from hemodialysis. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. सब अपने अपने चेक करना, आप लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, आप लोगों ने कैसा अटेम्प्ट किया है, ठीक है? आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया है, सही है या गलत है, अपनी एनालिसिस एक बार ही देख लेना, ठीक है ना? सो बोथ assertion and reason are correct बेटा, and reason is the correct explanation of assertion. Option 1 is the correct answer. अगला बेटा, किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया। किडनी डू नॉट प्ले, ट्रू बेटा। आपने पढ़ा एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स थे जो अमोनिया रिलीज करते थे बेटा, उनमें किडनी का सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता था। किडनी का सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता था इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया सिंपली गिल्स या बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन से हो जाती थी एलिमिनेट। ट्रू है। अमोनिया इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं भाई, बहुत सॉल्युबल होता है, तभी तो बेटा इतनी इजीली एक्वेटिक एनिमल्स में ये एलिमिनेट आउट करते हो आप। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? 3। चलो, मैल्फिगन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है प्लैटीहेलमिन्थिस है, प्लैटीहेलमिन्थिस में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। मैल्फिगन ट्यूब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। यस, ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगा और एक्सक्रीटरी भी करेगा बेटा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। सॉरी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, है ना? ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन बेटा, नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यस, नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्यों होती है फंक्शनल यूनिट? बिकॉज इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट। बिकॉज इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट। फिल्टरेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द मैल्फिगन बॉडी। बिल्कुल सही बात है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती जब आप ये बोलते कि इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट। अगर रिमूवल ऑफ द वेस्ट होता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीजेस द जीएफआर। नहीं बेटा, डिक्रीज जीएफआर में ये प्रोड्यूस होता है, इट इंक्रीजेस द जीएफआर। Aldosterone causes reabsorption of sodium ion and water from the distal part of the tubule. Yes, aldosterone is a mineralocorticoid. Na+ की भी reabsorption कराएगा, पानी की भी reabsorption कराएगा बेटा, ठीक है? Assertion it is false, reason is true. Assertion is false, reason is true. Option 4 is the correct answer, ठीक है? अगला, atrial natriuretic factor mechanism act as a check on the renin angiotensin mechanism. Yes, ANF बेटा वो मैकेनिज्म था जो रास मैकेनिज्म पर चेक रखता था। बिल्कुल सही बात है, अपोज करता था उसको। अ डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो ऑफ द एट्रिया कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। नहीं, जब आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है हार्ट से, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, GFR ज्यादा, तो आपका ANF बेटा प्रोड्यूस होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कितने बच्चों के सारे सही है बेटा? कितने बच्चों के सारे सही है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इतने ही है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। आई होप आज के कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए। एक बारी बेटा एनसीईआरटी से भी जरूर रीड करना, और
अगर आपको थोड़ा भी कम समझ में आया ना, फिर से एक बारी लेक्चर को देखना, थोड़ी भी चीजें बेटा अगर होगी तो क्या बोलते हैं, वापस से लेक्चर को एक बारी देख लोगे तो आई एम श्योर क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बारी पढ़ के जरूर आना। हम अगली क्लास में ना बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से शुरू करेंगे। अगर आपके एक दो गलत हुए हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो तो नहीं, एक गलत बेटा, 8 ही तो क्वेश्चन थे, 7 तो कम से कम करेक्ट होने चाहिए थे बेटा, है ना। पर अगर चलो एक आधा क्वेश्चन का हमेशा स्कोप होता है। बाकी मुझे जरूर बताइएगा बेटा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लेक्चर कैसा समझ में आया। गला दर्द है इसीलिए आज गाना नहीं सुना रही, अगले क्लास में पक्का पक्का से मैं आप लोगों को गाना सुनाऊंगी, ठीक है। डू लेट मी नो बेटा इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, ठीक है, कितना समझ में आया, आपको टॉपिक की फील आई कि नहीं आई, ठीक है। बाकी हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।